नमस्कार हम कैसे हैं आप सभी। आज हम दूसरा जो लेक्चर है इकोनॉमी का उसको कंटिन्यू करते हैं और उसमें कंप्लीट करेंगे गरीबी को और बेरोजगारी को, पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को। ओके। और थोड़ी सी एक बात और है, प्लेलिस्ट बन रखी हैं, मोस्टली हिस्ट्री हो चुकी है, मोस्टली पॉलिटी हो गई है। अब इसकी इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट करती है और आपकी सोशियोलॉजी की प्रीलिम्स की और मेंस की विद आंसर राइटिंग वो भी है। आप सारी की सारी प्लेलिस्ट में अपडेट कर देता हूँ 2 से 3 दिन में, आप प्लीज उसको देखते रहिए। और 4 मैंने जीएस वाले टेस्ट भी कराए हैं मैंने, वो भी आप देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी जर्नी में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। निर्धनता, देखो गरीबी है क्या, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं। जस्ट सेकंड। तो भाई गरीब कौन है? गरीब कौन है भाई? इंसान जो है उसकी कुछ बेसिक्स नीड होती हैं, अगर उनको भी वो पूर्ति ना कर पाए ना तो वो गरीब है। और ये बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर इनकी भी पूर्ति अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता तो वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? वो गरीब कहलाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र की भाषा में दो प्रकार के गरीब बताए गए हैं, एक है सापेक्षिक गरीबी, एक कौन सी है? सापेक्षिक गरीबी। और एक है आपकी निरपेक्ष गरीबी। इससे क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, एक और एक सेकंड। देखो सापेक्षिक क्या है, निरपेक्ष क्या है? निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल ही जीरो। ये ना रोटी का, निरपेक्ष के बारे में बात कर रहा हूं मैं। निरपेक्ष क्या है भाई ये रोटी, रोटी की भी पूर्ति नहीं कर पाता। ये कौन है? ये निरपेक्ष गरीब है। ये बहुत ज्यादा गरीब है। ये बीपीएल एपीएल वाला है एवं पॉवर्टी लाइन वाला। सापेक्ष गरीबी कौन है? सापेक्ष गरीबी कौन है? देखो ये भी गरीब है, गरीब तो ये भी है, लेकिन क्या है, इसके जो ऊपर वाले लोग हैं, थोड़े से इससे जो ऊपर वाले लोग हैं, इससे जो है अपर अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये अपर मिडिल क्लास है। ठीक है। तो ये क्या है, इस वाले से ये वाला गरीब है। ये आवश्यकता इसके पास क्या है, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ये आराम से कर लेता है। ये वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति आराम से अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अपर मिडिल क्लास वाले से गरीब है। वो जो लग्जीरियस चीजें हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता। दोनों का जो अंतर है वो समझ आ गया। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ कि एब्सोल्यूट गरीब वो है जिसके पास भाई रोटी की भी अपनी पूर्ति नहीं कर सकता, रोटी की भी आपूर्ति नहीं कर सकता। और एक कौन सा? और सापेक्ष गरीबी वाला एक ऐसा गरीब है, वो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर लेता है, लेकिन वो अपने से ऊपर वाले व्यक्ति जो थोड़ा सा उससे भी अमीर है उसको बराबरी वो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का यही कॉन्सेप्ट है। ओके। उसके बाद इंडिया में, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो योजना वोजना आयोग मत लगाना है उसमें आंसर में, और कुछ मत लगा देना, नीति आयोग भी मत लगा देना। ठीक है। तो कौन करता है गरीबी का आकलन इंडिया में? कौन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आप इसके बारे में भी जानते रहिए, ये दूसरा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो कौन से 5 ईयर प्लान में दिया गया? देखो मैंने यहाँ ना मोस्ट मोस्ट कॉन्सेप्ट एंड उसके जो मोस्ट फैक्ट हैं वो बताए हैं। आपको गरीबी समझ आ गई, गरीबी कितने प्रकार की होती है ये भी समझ आ गया, गरीबी का आकलन कौन करता है ये भी बता दिया। अब गरीबी उन्मूलन का नारा कब, कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में दिया। ठीक है। और उसके बाद नारा तो दिया है छठवीं में, और पूर्णतः खत्म करेंगे गरीबी को, पूर्णतः खत्म करेंगे वो किस कौन सी योजना में लक्ष्य, कौन सी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया? 8वीं में। दो चीजें आप याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं जो गरीबी को जो निर्धारण का जो तरीका है इतिहास में, कौन 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 समितियां आई, कौन कौन व्यक्ति ने इस पर काम किया। हम क्रम से चल रहे हैं सारी चीजों को। ठीक है। ओके। तो पहला, दादा भाई नौरोजी,
इनको क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनकी बुक का नाम याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये याद रखेंगे। उसके बाद में इन्होंने हाँ ड्रेन वेल्थ की थ्योरी दी थी भाई, अंग्रेज ये ले जा रहे हैं यहाँ से, क्या है ड्रेन, हाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, और देखना गरीबी रेखा का जो ईयर रखा था 1867-68 रखा था, 1867-68। तब क्या बोला था इन्होंने कि भाई अगर कोई व्यक्ति 16 से 35 रुपए पर डे नहीं कमाता तो वो व्यक्ति कौन है भाई, गरीब है। ओके। उसके बाद इंपोर्टेंट कमेटियां हैं, ये सीधे पूछ ले जाती एग्जाम में, या तो इनके बरस पूछ लिए जाते हैं, और उसके बाद में मैचिंग मिलाने के लिए आती हैं, या और ऐसे पूछने के लिए ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताओ हाँ ये समिति किससे संबंधित है, गरीबी से है या फिर केंद्र राज्य संबंध से है या फिर चुनाव सुधार से है या फिर जीएसटी से संबंधित है। ओके, तो हमें ये याद रखनी है कि मैं पहले तो थोड़ा सा सार बता देता हूँ कि बाई की अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, हाँ एस आर हासिम कमेटी, और एनसी सक्सेना कमेटी, और सी रंगराजन कमेटी। तो ये सातों जो कमेटियां हैं ना भाई, ये किससे संबंधित है, गरीबी से संबंधित है, गरीबी का आकलन से संबंधित है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो वाई के अलग कमेटी ने कब आई, सबसे पहले 1979 में। तो इसने क्या बोला कि एक ग्रामीण के लिए ना, और ये नंबर्स भी आपको याद रखने हैं, एक ग्रामीण के लिए दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए ताकि वो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, कितनी चाहिए इसको, कितनी चाहिए 2400 कैलोरी, और शहरी के लिए कितनी चाहिए 2100 कैलोरी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप ख्याल रखेंगे। किसने दिया है, वाई के अलग कमेटी ने दिया। और आज भी यही पैमाना को आप मानती है भारत सरकार कि एक गरीब को इतना चाहिए और एक शहरी वाले को इतना चाहिए। फिर लकड़वाला कमेटी ने कुछ सुझाव दिए, 1993 में आई। फिर सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने आई। उसके बाद में एस आर हासिम समिति, देखो ये शहरी गरीबी के लिए थी, और एनसी सक्सेना कमेटी ये ग्रामीण गरीबी के लिए थी, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान देना है आपको, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शहरी के लिए है और एक इसके लिए ग्रामीण के लिए है। और सी रंगराजन कमेटी। तो 7 कमेटियां रही हैं। उसके बाद में क्या है, अब ये तो इंडिया के लेवल पे हो गई। अब वर्ल्ड में कौन निर्धारित करता है गरीबी, विश्व बैंक। विश्व बैंक के अनुसार कौन व्यक्ति गरीब है, विश्व बैंक कहता है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति ना 1 मतलब $1.25 नहीं कमाता कोई व्यक्ति तो वो गरीब है। और एडीबी मतलब कौन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कहता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति $1.35 नहीं कमाता तो वो व्यक्ति गरीब है। अब गरीबी के मापन, गरीबी को कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, हेड काउंट रेशियो से। ओके, आप तो बस इतना याद रखेंगे, हेड काउंट रेशियो किसके लिए है, गरीबी मापन के लिए है। वर्ल्ड बैंक ने, मैंने बताया आपको, $1.25 पर डे कमाना होगा व्यक्ति को। उसके बाद लॉरेंस कर्व किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, गरीबी के मापन से। और ये क्या मापता है, आय, इनकम और पॉपुलेशन के मध्य दोनों में क्या दिखता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है ताकि ये गरीबी का मापन कर सके। एक क्या है, गिनी कोफिशिएंट, ये क्या है, इनकम और एसेट दोनों के मध्य असमानता दिखता है। तो अब 3 चीजें तो आप मोस्टली याद रखेंगे, हेड काउंट रेशियो किससे संबंधित है, गरीबी के मापन से। लॉरेंस कर्व किससे संबंधित है, गरीबी के मापन से। और ये आय और जनसंख्या, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना, ये आय और जनसंख्या है। और गिनी कोफिशिएंट में क्या मापा जाता है, इनकम और प्रॉपर्टी एसेट्स, ठीक है। तो गरीबी का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन होंगे मैं क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट सीरीज है मैं वहां करवाऊंगा, यहाँ आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। उसके बाद में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो बेरोजगार कौन है, सीधे से अगर मोटे मोटे तौर पर समझे तो बेरोजगार वो व्यक्ति है जिसके पास स्किल है या थोड़े से भी स्किल हैं, वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। तो वो क्या है, वो क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है, बेरोजगारी है। लिखा भी है यहाँ पे, क्या लिखा है कि उत्पादन कार्य में न लगा होना, वो क्या है, बेरोजगार है। ठीक है, अब टैप्स भाई जान लेते हैं। टैप्स में से क्वेश्चन पूछता है, बहुत जानना बहुत जरूरी है इस टैप्स के बारे में जानना। तो प्रश्न बेरोजगारी, इसका नाम लिखा है, ये हम एक विषय के भाषा के रूप में है प्रश्न बेरोजगारी। ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोलते हैं। तो ये कैसी बेरोजगारी है, मान लो कृषि के क्षेत्र में एक खेत है, 5 बीघे खेत है जिसमें 10 वर्कर्स की आवश्यकता है, लेकिन लग रहे हैं उसमें 20 लोग। ठीक है, तो 10 लोग तो फालतू लग रहे हैं ना, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे भाई, प्रछन्न बेरोजगारी कहेंगे। ओके, चलो सेकंड क्या है, मौसमी बेरोजगारी। भाई गांव में देखा होगा आपने, जब मौसम होता है, फसल का टाइम होता है, तो रोजगारी रहती है, तो लोग काम करते हैं, और फसल का काम खत्म हुआ तो भैया फिर ताश खेलते हैं, तो फिर उनके पास काम नहीं रहता। मतलब मौसम से मौसम, सीजनल। तो ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी, इसी से क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। ये क्या है, दीर्घकालीन रहती है इंडिया में। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सा प्रकार है बेरोजगारी का, तो कौन सा है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रकार है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का है। ओके, ये कैसे आती है, देखो स्किल्स की कमी होती है। ठीक है, मार्केट में नौकरियों की मांग के बीच क्या है, इम्बैलेंस रहता है। जो तकनीकी से बदलाव हो रहा है उससे कॉप अप नहीं कर पा रहे लोग, और एजुकेशन की कमी है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, कई सारे रीजंस की वजह से, चाहे पैसा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो जातिवाद हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से एक व्यक्ति के पास में स्किलफुल नहीं है कोई व्यक्ति, तो उसके बीच वो क्या होगा, फिर वो किस में गिना जाएगा, वो संरचनात्मक बेरोजगारी में गिना जाएगा। समझ आ गया इसका मतलब क्या है। चलो अब बात करते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो ये क्या है, जब अर्थव्यवस्था में इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जब अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव हो, क्या हो, कोई बड़ा बदलाव हो, जैसे मंदी आ गई या फिर आर्थिक संकट आ गया, उसने क्या किया कि भाई सारे के सारे कामगारों की संख्या को हटा दिया गया। जैसे मान लो कोरोना तो इसका एग्जाम्पल था, कितने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया गया भाई, कंपनियों से निकाल दिया गया। अब एआई का जमाना है, जैसे जैसे ये भी पीक लेवल पर जाएगी भाई, ये ड्रास्टिक चेंज आएगा ना, तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को निकाला जाए कंपनियों में से। अब एआई काम करने लगे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे हैं भाई। हाल ही में तो शायद अर्जेंटीना में मेरे ख्याल से, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि क्या है वहां पे जो गृह मंत्री है वो एआई एआई के द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है भाई, कितनी बड़ी बात है, एआई को गृह मंत्री बना दिया गया है अर्जेंटीना में भाई। शायद अर्जेंटीना ही है जहां पे गृह मंत्री ही बना दी गई है एआई से, वो संभालती है भाई, आदमी की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं, भगवान जाने क्या क्या होगा आगे एआई से। लोग तो क्या क्या ही सोच रहे हैं कि बच्चे ही बना दे एआई से। खैर, उसके बाद में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या है, ये तब होता है, देखो छोटे से गैप के लिए होता है, एक नौकरी छोड़ के, जैसे मान लो तो आपकी कोई लग गया, पुलिस में लग गया, अब उसने वो भी छोड़ दी, अब उसको ऐसा ही बनना है, दरोगा बनना है। ठीक है, ये क्या किस प्रकार की होगी आपकी, फ्रिक्शनल। और टेक्नोलॉजिकल, जैसे मैंने अभी बताया एआई वाली, नई तकनीक एआई से, पहले पहले कंप्यूटर से हुई थी ऐसे हालत। ओके, तो उसके बाद में ये क्या है, ये तो अपने हाथ में है, वॉलेंट्री इन, भाई मेरा मन है कि मैं काम करना चाहूँ या नहीं चाहूँ। तो आपको कौन कौन सी याद रखनी है, आपको इसके, हाँ, प्रसन्न को लेटेंट भी बोलते हैं, छुपी हुई। प्रसन्न याद रखनी है, मौसमी याद रखनी है, और संरचनात्मक और साइक्लिक चक्रीय, ये चार तो आपको याद रखनी पड़ेंगे। इसका मतलब भी मतलब भी समझना पड़ेगा आपको। ओके, चलो नेक्स्ट। अब पूछते हैं कि कार्यशील जनसंख्या क्या है। क्या है कार्यशील जनसंख्या, जिसकी उम्र 15 से 65 वर्ष तक रहती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। रोजगार वर्ष क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के पास 273 साल में 273 वर्ष, तो 273 दिन का काम है, और वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो वो क्या है, रोजगार वर्ष है, स्टैंडर्ड ईयर है। ठीक है, इस बुक को याद रखेंगे, जॉन्स
हाँ, केनार्ड कीन्स जोन्स, ये कीन्स की बुक है। पूछा जाता है द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जो 1930 की जो महामंदी आई थी ना भाई, इनका बहुत बड़ा हाथ था कि इन्होंने ही निकाला था। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं और इनकी नीतियां थी जिस पे आज भी प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो एक पूरी की पूरी इन पे बुक है इनकी फिलॉसफी पे। तो जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी बुक का नाम याद रखोगे आप। अब थोड़ी सी प्रोग्राम है, प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, पॉवर्टी जो रिड्यूस वाले जो प्रोग्राम है उनको पूछ लेते हैं। कौन सा है पहला? मनरेगा याद रखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा। कब शुरू हुआ ये याद रखना है, 2 फरवरी 2006 को। कहाँ से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ, अनंतपुर जिले से। ठीक है, क्या प्रावधान है इसमें भाई? न्यूनतम 100 दिन, न्यूनतम 100 दिन का काम देगा और 15 दिन के भीतर भाई काम देना पड़ेगा उसको। ओके, नहीं देगा तो भैया पैसे आने लगेंगे, नहीं देगा तो पैसे आने लगेंगे उसके खाते में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब चालू हुई? 1999 चालू हुई, डेट भी याद रखनी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब चालू हुआ? 2011 में। अब हुआ क्या, 2016 में इसका क्या कर दिया, नाम बदल दिया, DY का मतलब दीनदयाल शर्मा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जब से NDA गवर्नमेंट जब आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने नाम बदल दिया था, इसका क्या कर दिया था, दीनदयाल शर्मा नेशनल रूरल, ठीक है, लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, बंधुआ भाई इसको याद रखेंगे, बॉन्डेड लेबर एक्ट को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट कब आया? 1976 में आया। अब कोई भाई बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता भारत में, ये एक्ट याद रखना है आपको। PM रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2008 में। देखो ये जो मेन में ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं इंडिया के। फ्लैगशिप बोले तो पूरे इंडिया पे, और एक बहुत बड़ा बजट का चंक जाता है पैसों का इन प्रोग्राम में ये। ठीक है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है इंडिया के, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते साहब ये तो बहुत पहले टाइम की चली हुई है, फिर क्यों पढ़ते हैं? बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि भाई ये फ्लैगशिप है इंडिया प्रोग्राम, बहुत बड़ा बजट का चंक जाता है और ये सोशल सिक्योरिटी का प्रोग्राम है। इंडिया में पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है? ये क्या नाम है, मनरेगा नहीं होता तो 2008-9 में जो महामंदी आई थी ना, वो इसी ने रोकी थी, मनरेगा ने। इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद में PM कौशल विकास योजना कब आई? 15 जुलाई 2015 को। मिड डे मील कब आया? 1995 को, 15 अगस्त को, याद रखना 15 अगस्त 1995 को। जननी सुरक्षा कब आई? 1 अप्रैल 2005 को। असंगठित भाई देखो, औपचारिक ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो बहुत सारे नियम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए नहीं था कोई। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, श्रमिकों के लिए सामाजिक सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब आया? 2008 में। बहुत इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। ये क्वेश्चन तो शायद मे भी अभी आया था आपके ADV 51 में, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब आया? 2005 में। इसका एम क्या है? एम भी याद रखना है अपन को, क्या है? हाँ, IMR। ठीक है, अरे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो बच्चे हैं वो कितने, 1000 पे कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए। ठीक है, और TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? 2। ओके, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 2015 में हरियाणा से पानीपत से शुरू हुआ। MP लेड स्कीम, MP लेड स्कीम कब आई? 1993 को आई। अरे जो सांसद ग्रामों को आजकल गोद ले लेते हैं, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। सड़क शिक्षा अभियान कब आया? 2001 को। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निर्धनता क्या है, निर्धनता के बारे, गरीब कौन है, कितने प्रकार का गरीब होता है, गरीबी का आकलन कौन करता है, और पंचवर्षीय योजनाओं में कब इसका नारा दिया गया, कब इसको खत्म करने की योजना बनाई गई। गरीबी के निर्धारण का इतिहास हमने जाना कि किसने क्या क्या कहा और कौन सी कमेटियां आई और क्या क्या सुझाव दिए। गरीबी के मापन हमने मेजरमेंट देखे कि कौन कौन सी विधियों से गरीबी को मापा जाता है। बेरोजगारी के बारे में हमने जाना कि बेरोजगारी क्या होती है, और उसके बाद बेरोजगारी के प्रकार हमें पता है कि ये बेरोजगारी के प्रकार हैं इतने इतने। उसके बाद में
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए थे, वो मोस्ट 14 मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो था, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बने रहिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद।